हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। और आपका टॉपिक है लॉगरिदम। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, आपके सामने मैंने लिख रखा है लॉगरिदम। ये टॉपिक ऐसा है कि यूजुअली स्टूडेंट्स को परेशान करके रखता है, क्योंकि हम सभी इस टॉपिक का यूज़, लॉगरिदम का यूज़ जो है वो कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे देखते हैं। कई जगहों पर जब लॉगरिदम की कैलकुलेशंस आती है तो हम थोड़ा परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो अब लगभग कई सारे बोर्ड्स में तो किसी भी स्टैंडर्ड में है ही नहीं। आईसीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड पे रखता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता है, और हम सीधे हायर क्लासेस में आकर के इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। या साइंस में इसका कई सारे यूज़ हैं, कैलकुलेशंस में, फिजिक्स में तो अच्छा खासा यूज़ आता है लॉगरिदम का, और क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा यूज़ है। इसी तरह से और भी ब्रांच ऐसी मतलब सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ब्रांचेस हैं स्टडी की, सब जिनको हम सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं, जहाँ पर लॉगरिदम का अच्छा खासा यूज़ होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको, आप सभी बच्चों को उन प्रॉब्लम से, उन ट्रबल से निकाल के बाहर लाना है जहाँ आप सभी लोग परेशान महसूस करते हैं जब लॉगरिदम आता है। यकीन मानिए, जो लॉगरिदम का स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, वो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में लॉगरिदम से प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपके सारे क्वेश्चंस लॉगरिदम की वजह से नहीं रुकेंगे। आपकी अपनी नॉलेज है कि भाई आप पढ़ ही नहीं रहे, आप स्टडी नहीं कर रहे, तो रुक जाएं, लेकिन लॉगरिदम की कैलकुलेशन अगर कहीं पर भी यूज हो रही है, लॉगरिदम के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो यू वुड एबल टू सॉल्व देम इफ यू वॉच दीज लेक्चर्स प्रॉपरली। क्लियर है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिदम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉगरिदम जो वर्ड है ये आया कहाँ से। लॉगरिदम वर्ड जो है, ये दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है और इसका अपना एक मीनिंग होता है। मीनिंग क्या होता है समझो। जो लॉगरिदम को हम लोग ग्रीक वर्ड, ये जो बना है लॉगरिदम, ये ग्रीक वर्ड से बना है। सॉरी, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रीक वर्ड्स। इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रीक वर्ड्स, फॉर्म्ड बाय ग्रीक वर्ड्स। वो कौन कौन से हैं? क्या? लोगस। लोगस, लॉगरिदम में लोगस का जो मीनिंग है, और अर्थम, अर्थम का मीनिंग। इन दोनों की मीनिंग, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग जो होता है, लोगस का मीनिंग होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है नंबर्स। तो बस आप इस बात को पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि लॉगरिदम बेसिकली यूज किस लिए होता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर्स। कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशंस, नंबर की कैलकुलेशंस को करने के लिए हम लोग लॉगरिदम का यूज करते हैं। नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए लॉगरिदम का यूज होता है। अब ऐसे नंबर थोड़ी ना, अगर 2 लिखा हुआ तो उसकी कैलकुलेशन कर देनी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, ऐसी कैलकुलेशंस जिनको आसानी से करना बड़ा कठिन हो जाता है, मतलब जिनको, जैसे कि मान लो कोई बड़ी कैलकुलेशन, जिसमें आपसे कह दूं कि मून से अर्थ तक की डिस्टेंस निकालनी है, या सन से मून की डिस्टेंस निकालनी है, या सन से अर्थ की डिस्टेंस निकालनी है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। यहाँ पर डिस्टेंसेस कोई मीटर किलोमीटर में नहीं होती हैं, लाइट ईयर्स में डिस्टेंसेस होती हैं। क्लियर है ना? तो वहाँ सभी जगह पर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जिनको हम लोग ऐसा नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लॉगरिदम का यूज किया करते थे। क्योंकि लॉगरिदम तब यूज हुआ करता था जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। कैलकुलेटर, द एरा बिफोर द कैलकुलेटर, वो युग, वो समय जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम लोग लॉगरिदम का यूज करते थे। क्योंकि लॉगरिदम हमें एक ऐसा टूल, लॉगरिदम एक ऐसा टूल है जो हमें कैलकुलेशंस को, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से करने की फ्रीडम देता है, कि हम आसानी से उन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो मैंने कहा लोगस का मीनिंग होता है कैलकुलेशन एंड अर्थम का मीनिंग होता है नंबर्स। तो नंबर्स की कैलकुलेशंस करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं लॉगरिदम्स। तो समझ में बात आ रही है? अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी समझो कि लॉगरिदम कंसेप्ट लेके कौन आया। लॉगरिदम कंसेप्ट लेकर के आए हमारे जॉन नेपियर साहब। कौन लेकर के आया? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर साहब हमारे इस कंसेप्ट को लेकर के आए। इनको फादर ऑफ लॉग भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ लॉग। फादर ऑफ लॉग भी कहा जाता है इनको।
लॉगरिदम क्या कहते हैं? फादर ऑफ लॉगरिदम। क्यों? अच्छा एक बात समझो, इस लॉगरिदम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म, या इसको हम हर जगह डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लॉग। अभी मैं आपको बस रेंडमली सारी बातें बता रहा हूं, मैं अभी इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन निकालेंगे और आगे करते जाएंगे। क्लियर है ना? अभी सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझो कि इंट्रोडक्शन में कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या है मतलब लॉगरिदम। इतना सब जगह छाया रहता है, तो अब कम से कम पढ़ रहे हैं तो पहली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लॉग को समझना है, ना कि लॉग के बारे में पीएचडी करनी है। ठीक है ना? तो इसका यूज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन तब भी पहली क्लास में पढ़ने में क्या जाता है। तो जॉन नेपियर साहब ने सबसे पहले लॉग को इंट्रोड्यूस किया। लॉग की जो पहले जो अवधारणा है, परसेप्शन आया लॉग का, जो सबसे पहले बताया लॉग के बारे में, वो जॉन नेपियर साहब ने बनाया। किसने बताया? जॉन नेपियर साहब ने बताया। ये एक स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। इट इज अ मैथमेटिशियन ऑफ स्कॉटलैंड। ही इज मैथमेटिशियन ऑफ मैथमेटिशियन ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉग के बारे में बताया। एक बात, इन्होंने जो लॉग, क्योंकि लॉग को हम लोग कई और तरह तरह के लॉग के बारे में पढ़ेंगे अभी, लेकिन हम ये, चलो अभी मैं इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, बताऊंगा मैं आगे चल करके। तो जॉन नेपियर साहब ने सबसे पहले लॉगरिदम के बारे में बताया, और लॉगरिदम में बताया, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ लॉगरिदम भी कह सकते हैं, लॉगरिदम के जनक भी कहा जा सकता है। और ये क्या है? ही इज अ मैथमेटिशियन ऑफ स्कॉटलैंड। और ये स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया। इन्हीं के समकालीन, कंटेम्पररी ऑफ दिस मैथमेटिशियन, तो उसी समकालीन एक और व्यक्ति हुए। वो कौन हुए? हमारे पास में हुए वो हेनरी ब्रिक्स। हेनरी ब्रिक्स कौन थे? वो भी एक मैथमेटिशियन थे। ये हेनरी ब्रिक्स, पूरा नाम था इनका हेनरी ब्रिक्स। और ये थे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन। क्या थे? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ये ब्रिटिश के थे। तो इन्होंने भी इसके बारे में बताया। लेकिन अब दोनों ने बताया तो दोनों ने कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट किया होगा ना। मतलब पहले ये बता गए, फिर उसमें कुछ बहुत चेंजमेंट किए इन्होंने, फिर उसके बारे में इन्होंने बताया। तो ऐसा रहा कि इन दोनों लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा लॉगरिदम को समझाने में। लॉगरिदम को समझाने में किसका किसका योगदान रहा? हेनरी का और जॉन का। जॉन ने जो लॉग के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया द लॉगरिदम टू द बेस ई, द लॉगरिदम टू द बेस ई के बारे में बताया। इन्होंने जो लॉग बताई, वो लॉग बताई क्या? जिसका बेस ई होता है। क्लियर है ना? इसको बोला गया, मतलब वो सारे लॉग जिनका बेस ई होगा, वो लॉग क्या कहलाते हैं हमारे लिए? नेचुरल लॉग। क्या कहलाते हैं वो? नेचुरल लॉग। उनको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। यहां पर एक नई बात आपको देखने को मिल रही होगी, वो क्या है? ई। ये ई क्या होता है? ये ई जो होता है, दिस इज नोन एज नेपियर कांस्टेंट। इसको हम लोग नेपियर कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? नेपियर साहब ने बताया इस लॉग में। ठीक है, इसको हम इनफाइनाइट सीरीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। अनंत श्रेणी भी कहा जाता है सीरीज। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पॉइंट, लगभग में निकाल रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल नहीं पाएंगे, 2.718 ये इसकी वैल्यू होती है किसकी? ई की। तो हम इस लॉग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको जब लॉग का बेस ई है, उसको इंट्रोड्यूस करने का एक और तरीका है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ये एल एंड एन। अगर कहीं पर भी जब आप हायर क्लासेस में पढ़ जाएंगे, तो हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो यहाँ पर इस तरह का सिंबल देखेंगे, एल और एन। दिस मीन्स दैट लॉग बेस ई, मीन्स लॉग बेस ई को हम लोग इस तरह से भी मेंशन करते हैं। ध्यान रखना, लॉग बेस ई को इस तरह से भी मेंशन किया जाता है। तो कोई भी लॉग जिसका बेस ई है तो क्या कहलाता है बच्चों? नेचुरल लॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल लॉग कहलाता है। क्लियर है ना? नेचुरल लॉग ln से डिनोट होता है।
और नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है? द लॉगरिथम टू द बेस ई इज नोन एज लॉगरिथम नेचुरल लॉग एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन नेपियर विच इज अ मैथमेटिशियन ऑफ स्कॉटलैंड। ये कि स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे। मेरी बात सब तक पहुंच रही है ना? तो बस मैं यही बात थोड़ा सा मतलब लॉग के बारे में बस यही थोड़ी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फिर बात जब हेनरी ब्रिग्स साहब आए, सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, भाई इनकी भी तो बातचीत हम सुनेंगे। तो देखिए बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि द लॉगरिथम टू द बेस 10 is the logarithms to the base 10 are known as क्या? कॉमन लॉगरिथम। क्या कहलाया वो? कॉमन लॉगरिथम। उसको हमने कॉमन लॉगरिथम के बारे में जाना। दो तरह के सिस्टम लॉगरिथम में पढ़ रहे हैं हम लोग। लॉगरिथम के दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर है ना? तो दोनों सिस्टम पढ़ेंगे। हालांकि एक और होता है बाइनरी लॉगरिथम। बाइनरी लॉगरिथम हमेशा हम लोग कंप्यूटर में यूज होता है। बाइनरी लॉगरिथम कंप्यूटर में यूज होता है। बाइनरी लॉगरिथम कंप्यूटर में यूज किया जाता है। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग पढ़ते नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि हेनरी ब्रिग्स ने भी लॉग के बारे में बताया, लेकिन इनके लॉग में और इनके लॉग में डिफरेंस था। इन्होंने जिस लॉग के बारे में बताया वो था नेचुरल लॉग। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या लिया उन्होंने? ई लिया। अभी मैं बताऊंगा बेस के बारे में क्या है। ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप समझ लो, लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो इसके लिख दिया जाता है वो कहलाता है बेस ऑफ लॉग। लॉग का बेस कहलाता है। तो लॉग बेस ई। क्लियर है ना? तो बस अब बताऊंगा कि बेस क्या है, क्यों, कहाँ पर ऐसा लिखा जा रहा है, वो सारी बातें हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। अभी हम सब इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं, लॉग के यूज के बारे में जान रहे हैं कि लॉग का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, लॉग का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। लॉग का यूज हम लोग पहले इसकी बात कर रहे थे। तो लॉगरिथम टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। अब दिस सिस्टम ऑफ लॉगरिथम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी ब्रिग्स। अच्छा, इसके साथ साथ समझो लॉगरिथम टेबल। आपको मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम टेबल के बारे में। लॉगरिथम जो लॉग टेबल होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग टेबल कहते हैं, वो भी किसने इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इनके बारे में पहली बात तो ये थी। दूसरी बात इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने दूसरी बात ये इंट्रोड्यूस करी कि ही इंट्रोड्यूस्ड लॉग टेबल। ही इंट्रोड्यूस्ड लॉग टेबल। लॉग टेबल के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैं अपने आगे के लेक्चर में लॉग टेबल को कैसे हम लोग लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू, किसी भी नंबर के लॉग की वैल्यू निकाल के रखते हैं, लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर क्लासेस ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर है ना? चलिए, तो इंट्रोड्यूस लॉग टेबल। इन्होंने लॉग टेबल के बारे में बताया। किसने? हेनरी ब्रिग्स ने। कहाँ के थे? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जिनके बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी था। मैं अभी आगे और डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से इसके बारे में और अच्छे से बताने वाला हूँ। तब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह लिखते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा था यूज, मतलब जो लॉग का यूज हम लोग कर रहे हैं ना, लॉग का जो यूज कर रहे हैं, तो लॉग का यूज हम करते हैं किसमें करते हैं? साइंस वाली फील्ड में करते हैं। साइंस की फील्ड में करते हैं। ठीक, साइंस की फील्ड में करेंगे। मतलब कौन सी साइंस? जैसे केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री में बड़ा यूज होता है लॉग का। क्लियर है ना? फिजिक्स में तो इसका जबरदस्त यूज दिखाया जाता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इसके साथ साथ इसको अगर हम लोग देखें तो हम इसको इकोनॉमिक्स में इसका यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज करते हैं। क्लियर है? बिजनेस वगैरह में भी इसका यूज किया था कैलकुलेशन करने के लिए। क्लियर है ना? इसके साथ साथ इसका यूज हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह कैलकुलेशंस में ही करते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में इसका ठीक ठाक यूज करवाया जाता है हमको। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं। लॉग बड़े काम का टॉपिक है। बस यही ऑब्जेक्टिव है कि आप सभी बच्चों को हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से इस टॉपिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका लॉगरिथम पे बड़ा अच्छा कमांड रहे। मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि लॉग सिखाना है। लॉग सीखिए, और फिर आप मान लीजिए कुछ बच्चे नीट के होते हैं जो मैथमेटिक्स पे नहीं आते हैं, ठीक है ना भाई, जो बच्चे IIT करते हैं उनका तो लॉग का यूज होता है,
लेकिन कुछ बच्चे नीट के होते हैं, वो नहीं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन बेटा फिजिक्स उनके सिलेबस में होता है, केमिस्ट्री उनके सिलेबस में होता है, कुछ बच्चे कॉमर्स के भी होते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ ठीक ठाक होता है। इसलिए टॉपिक ऐसा है जो लगभग हर ब्रांच के बच्चों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डिलीवरिंग these lectures to make you understand these kind of things, मतलब इन बातों को समझाने के लिए। क्लियर है ना? तो ये हमारा जो था, ये लॉग का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहाँ से हम लोगों ने मतलब मैंने आपको बताना चाहा कि जो लॉग है वो दो ग्रीक वर्ड है हमारे, लोगस और अर्थम। लोगस और अर्थम से मिलकर बना है लॉगरिदम। लॉगरिदम में लोगस का मीनिंग जो होता है वो कैलकुलेशन होता है, अर्थम का मीनिंग नंबर्स होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लॉग से डिनोट करते हैं। लॉग का यूज हम लोग साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में यूज करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसका इसमें यूज होता है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक यूज इसमें होता है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंजीनियरिंग एटसेट्रा और भी काइंड ऑफ फील्ड्स में यूज होता है। ठीक, तो लॉग का कंसेप्ट सबसे पहले लेकर कौन आया? वो लेके आया जॉन नेपियर साहब। इन्होंने इनको फादर ऑफ लॉगरिदम भी कह सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इन दो मैथमेटिशियन का रहा। एक थे स्कॉटलैंड के, एक थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन कहे गए। ही इज अ मैथमेटिशियन ऑफ स्कॉटलैंड, और इन्होंने क्या बताया कि लॉगरिदम टू द बेस ई इज नोन एज नेचुरल लॉग। वो क्या कहलाया? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लॉग बेस ई। यहाँ पर अगर ई लिखा हुआ है किसी भी लॉग के, तो वो कहलाता है हमारा नेचुरल लॉग। और उसको दूसरी तरह से जो लिखते हैं हायर क्लासेस में, एल, ये एल है, एन एन, एल एन, ये लिख देते हैं एल एन। ठीक है, तो ई जो है, अब देखो यहाँ पर जो ई है ये एक नेपियर कांस्टेंट कहा जाता है, इसको इनफाइनाइट सीरीज भी कहते हैं, इसकी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एंड दैट इज ई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.718। इसी तरीके से जब बात करी हेनरी ब्रिग्स की, तो हेनरी ब्रिग्स साहब भी ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने लॉगरिदम्स के बारे में बताया। तो टू द बेस 10, इन्होंने जो लॉगरिदम बताया तो उसमें लॉगरिदम का जो बेस लिया गया वो क्या लिया गया? 10 लिया गया। मतलब अगर कहीं पर भी लॉग ऐसे लिखा हुआ है, लॉग या बेस 10 और लॉग, सिंपली ऐसे लॉग लिखा हुआ है, तो दोनों ही केस में बेस को 10 कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रखना, अगर सिंपली ऐसे लिखा गया है तो मतलब वो नेचुरल लॉग, मतलब बेस ई लिया गया है। अगर LOG लॉग लिखा हुआ है, LOG लॉग 10 लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक है। मतलब अगर कहीं पर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, बेस गिवन नहीं है, तो आप हमेशा बेस को 10 कंसीडर करेंगे अपनी तरफ से। बेस क्या कंसीडर करेंगे? 10, ई कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उन्हें ई देना होगा तो प्रॉपर लिखेंगे, अगर वो ई लिखना नहीं चाह रहे हैं तो इस फॉर्म में मेंशन करेंगे, एलएन फॉर्म में मेंशन करेंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो लॉग बेस 10 इंट्रोड्यूस किया वो हेनरी ब्रिग्स ने किया, और जो लॉग बेस ई इंट्रोड्यूस किया वो किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये थी लॉग का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आपको सॉरी बच्चों, आप सभी को इसके बारे में बेहतर तरीके से बताना चाहता था। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन काम की लग रही है नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। चलिए, तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अच्छा एक बात और समझो, एक्चुअल में क्या हुआ, लॉग में जो किया गया ना, लॉग में मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से रिप्लेस किया गया और डिवाइड को सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस किया गया। तो जब कैलकुलेटर का यूज नहीं होता था तब लॉगरिदम का बहुत बड़ी तादाद में यूज हुआ, बहुत अच्छी तरह से यूज हुआ, तभी ये हमारे अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया कि लॉगरिदम का यूज। देखिए, जैसे हम बात करते हैं, जो लॉग है ना, वो लॉग कैसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, वो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एडिशन में, और डिवाइड को कन्वर्ट कर देता है सब्ट्रैक्शन में। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो एक बात समझो, किसी चीज को ऐड करना ज्यादा आसान है कि मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है? तो आप ये सिंपल सी बात कहोगे सर ऐड करना ज्यादा आसान है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या लगता है, इन कंपैरिजन टू एडिशन ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरीके से डिवाइड करना ज्यादा कठिन है इन कंपैरिजन टू सब्ट्रैक्शन। तो लॉग में सिर्फ यही किया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड से रिप्लेस कर दिया गया और उसको डिवीजन को सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया गया। तो पूरे लॉगरिदम में जब कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन इज रिप्लेस्ड बाय एडिशन एंड डिवीजन इज रिप्लेस्ड बाय माइनस।
और ये सिर्फ पॉसिबल है इस टॉपिक में। किस टॉपिक में? लॉगरिदम में पॉसिबल है। तो मेरी बात आप सब तक पहुंच रही होगी, मैं क्या कहना चाहता हूं, बस यही सारी बातें हैं कुछ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन लॉगरिदम की। अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर वे में लिखेंगे, थोड़ा सा बोरिंग काम है लेकिन लिखिए डेफिनेशन वगैरह। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एक बार आपने अगर टॉपिक इस प्लेटफॉर्म से टॉपिक पढ़ लिया आपने, जितना मैं लॉगरिदम आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर कर दूं फिर आपको लॉगरिदम कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने लॉगरिदम पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक बात समझिएगा, पूरा लॉगरिदम मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बस आपको बस ध्यान देना है सही तरह से। चलिए तो डेफिनेशन अगर इसकी लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल। लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा लिखने लगा हूं। दिस चैप्टर gives us the rule to simplify, gives us the rule to simplify gives us to rule simplify some mathematical calculations, समझे कि नहीं समझे? यही तो मैं बता रहा था। इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हैं, ये आपको कुछ रूल दे देगा। गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करवा पाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई यूज करने के लिए करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना? तो दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अब समझो इसमें क्या करना है। तो मान लेते हैं कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। समझिए इसके बाद कोई भी जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एनी पॉजिटिव, ये पहला पॉइंट मान के चल सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एनी पॉजिटिव रियल नंबर can be represented by टू वेज। दो तरीकों से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है हमारा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है हमारा पास लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम किसी भी रियल नंबर को। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, मतलब इसमें पॉजिटिव रियल नंबर क्या ले सकते हो, n ले सकते हो। क्या? कोई एक एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद हम लोग जो जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से, एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझेंगे किस तरीके से हम लोग किसी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लो कोई नंबर मैं लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया, मान लो स्पेस है यहाँ पर, स्पेस पूरा नहीं पड़ेगा, तो आप समझ चुके हैं ना। इन दोनों फॉर्म को रफ कर लेते हैं, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, फिर आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। रफ कर दूं मैं इसको। देखिए अभी हम लोग सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल लेने वाले हैं, तो थोड़ा धीमे धीमे जाएगा, लेकिन एक बात मैं समझा दे रहा हूँ कि आप जब इसको पूरा कंप्लीट करके टॉपिक को निकलेंगे ना, तो आपके पास में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा आपको। तो मैंने पहले बोला दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा क्या होता है, मैं लॉगरिदमिक
रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बच्चों। एग्जाम्पल है क्या, जैसे मान लो मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, मैंने एक नंबर ले ली, मैं एक नंबर ऐसी लूंगा कि जिस नंबर से आपको आसान हो जाएगा समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मैंने एक नंबर 81 ले ली, 81 मैंने एक नंबर ली, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 81। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं log 81 बेस 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों फॉर्म देख सकते हो। ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान रखना, जो लॉगरिदम होता है और इंडाइसिस चैप्टर होता है, एक्सपोनेंट, दो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। एक होता है लॉगरिदम, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं लॉगरिदम, एंड क्या, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस, और इंडाइसिस, क्लियर है ना। ये दोनों एक दूसरे से पूरी बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं। मतलब ये फॉर्म इसमें, ये फॉर्म इसमें, ये एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। मतलब पर्याय तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक हो जाता है, बस फॉर्म होता है नंबर को लिखने का। मतलब देखो मैंने 81 को इस तरह से लिखा, इसी 81 को मैंने इस तरह से भी लिख दिया, लिखा ना। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब इंडाइसिस का पार्ट है ये, और ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिदमिक, लॉगरिदम का पार्ट हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है। क्या है, लॉगरिदमिक, रिदमिक फॉर्म, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म कहते हैं। तो समझो इसमें क्या है, एक बात समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा ध्यान से, कि जो 81 है दिस इज अ नंबर, ये क्या है, ये एक नंबर है कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन से डिनोट कर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो 9 क्या हो गया, दिस इज बेस, आप सभी जानते हैं, एंड दिस इज 2 इज क्या हो गई, 2 क्या हो गई, पावर, इसको और क्या बोलते हैं, इंडेक्स, इसको और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसको कुछ भी बोल सकते हो। तो मान लो कोई भी नंबर मैंने यहाँ पर लिखा 4, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब मैंने लिखा 8 मान लो, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज पावर, इसको और क्या बोल सकते हो, इंडेक्स, क्या बोल सकते हैं इसको, इंडेक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर ना। तो आप समझ रहे होंगे ना कि इस तरीके से किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी रियल पॉजिटिव नंबर पढ़ा है ना, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्या मैंने बोला था, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर वही, ये कैसी होती है, ये होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर होती है। क्लियर है ना, आओ समझते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या किया, इसको रीड करने का तरीका ये है, log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। रीड करने का तरीका क्या है, log 81 टू द बेस 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना, इसको रीड करने का तरीका है, क्योंकि रीड करना भी जरूरी है। log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। अब समझो कि देखो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ नहीं हुआ, यहां पर बेस क्या था 9, यहां पर बेस 9 हो गया, यहां पर नंबर कितनी थी 81, 81 नंबर हो गई, और पावर कितनी थी 2। मैं क्या कर रहा हूं, रीड क्या कर रहा हूं, log 81 टू द बेस 9, बेस किसका है 9 इज इक्वल टू 2। तो समझो कि क्या है कि अगर हम लोग इसका लॉग फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसका क्या लिखेंगे, ये इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। और मान लो इसको मैं इधर से इधर आना है तो इसी को बोला जाता है एंटी लॉग,
ये मैं आगे चल कर डिस्कस करूंगा कि एंटी लॉग होता क्या है एक्चुअली में। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग फॉर्म में आ गए। लॉग फॉर्म से हम रिवर्स गियर मारेंगे, कौन सा रिवर्स गियर मारेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो किसी भी लॉग फॉर्म का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो हमेशा एंटी लॉग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एंटी लॉग। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एंटी लॉग हो जाएगा। भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी लॉग हो गया। तो समझो बेटा इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। बेसिकली जो लॉग होता है, जो लॉगरिथम है, ये किसी भी नंबर, किसी भी बेस की पावर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। देखो लॉग, इसका क्या मतलब है, इसको दूसरी तरह से समझो। 9 की कितनी पावर ले लें, इसका मतलब ये है, देखो 9 की कितनी पावर ले लें कि हमें कितना मिल जाए, 81 मिल जाए। 9 की कितनी पावर कि 81 मिलेगा, 9 की 2 पावर हमें 81 देगा। तो log बेस 9 या log 81 टू द बेस 9 किसके इक्वल हो गया, 2 के। देखो 2 के इक्वल है कि नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो log की 9 की कितनी पावर हमें, 9 ये बेस है ना, ये क्या है बेस, ये क्या है बेस है ना, बेस। और ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए नंबर है, क्लियर है ना। बेस को हम लोग a से डिनोट करते हैं, मान लो ये a से डिनोट करेंगे, इसको n से और इसको हम x से डिनोट करेंगे, मैं अभी आगे समझाऊंगा। तो अब एक बात समझो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेस a है उसकी 9 है, उसकी कितनी पावर लें कि 81 आएगा। मैंने कहा 9 की 2 पावर ले लो तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा। तो ये किसके थ्रू करते हैं हम लोग, लॉग। तो लॉग बेसिकली किसी भी नंबर की, किसी भी बेस की पावर पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं लॉग को। इज इट क्लियर ना। तो इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, तो आई होप आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। अच्छा तो देखो सिंपल सी बात समझो, लॉग अगर हटाना है तो क्या लेना है, एंटी लॉग। लॉग अगर हटाना हो, रिमूव करना हो तो क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेते क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हो गया, लोगों को हटाना हो तो अंटी लोगों को लाओ। किसको, अंटी लोगों को लेके आ जाओ, लोग भाग जाएंगे। किसको लेके आना है, अंटी लोगों को। आंटी लोगों को लेके आओ तो लोग भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब है इफ वी वांट टू रिमूव लॉग वी हैव टू अप्लाई एंटी लॉग। और एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्म मिलता है हमको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है। कौन सा फॉर्म मिलता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, समझे ना। जो मैं आपको कह रहा था कि मैं भी थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, तो बस ये कंसेप्ट है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा फॉर्म बदल लेते हैं। क्या, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया। तो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, चलो इसको एक प्रॉपर एक फॉर्म दे देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा समय मैं लूंगा रफ करने में आप सभी का। देखिए समझिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होगा। देखो भाई n है, मान लो एनी नेचुरल नंबर क्या है, n। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी पहले किया था ना। तो उसका प्रॉपर वे क्या है, ये मान लो यहां पर हमने क्या लिया, a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, यहां पर n ले रहे हैं। इसमें लॉग अप्लाई करो। जब इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या है, इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू x। क्लियर है ना, log n बेस a इज इक्वल टू x। देखो कोई ये था, ये अब पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसा है, अब पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो हमेशा किससे बड़ा होगा, ये 0 से ग्रेटर देन होगा। इट मीन्स दैट कि जो n का वैल्यू होगा यहाँ पर, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। n जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब निगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। निगेटिव नंबर का लॉग हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो पहली बात आ गई ना, पहली जो बात निकल के आ गई, जैसे एक बार समझ लो, एक बार मैं और करके दिखा। मान लो 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर है ना। इसमें लॉग अप्लाई करो। अगर लॉग में लिखेंगे तो लॉग, देखो n की जगह पर क्या है, ये x की जगह पे क्या है, ये a की जगह पे क्या है, 4। तो समझो log n मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा, 16।
बेस ए क्या है 4 इज इक्वल टू कितना 2। इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर 8 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना 64। इसको क्या लिखेंगे log 64 बेस कितना है 8, log 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2। दूसरी तरह समझो 8 की कितनी पावर 64 होता है, 8 की 2 पावर 64 होता है। 4 की कितनी पावर 16 होता है, 4 की 2 पावर 16 होती है। तो क्लियर हो रही बात ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। आपने इसको लिखा क्या log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब निकला 2 की कितनी पावर 32 होगा, 2 की 5 पावर 32 होगा। इज इट क्लियर ना। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं कि ताकि आपको एक कन्वर्जन समझ में आ रहा हो। क्लियर है ना। अब समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझो अगर log अप्लाई करेंगे तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log अप्लाई किया तो ये आ गया। अगर हमें यहां से यहां आना है तो क्या अप्लाई करना पड़ता है एंटी लॉग। क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चों एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है ना। तो हम लिख सकते हैं ना एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसको लिखने का तरीका क्या होता है एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a टू द बेस a इज इक्वल टू n। क्लियर है ना। तो अगर एंटी लॉग लेंगे तो कुछ इस तरीके से रीड करेंगे एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n। रीड करने का तरीका हमारा यही है। क्लियर है ना। चलिए तो पहली बात जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, जो फर्स्ट थिंग हम जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि n का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए 0 से। दूसरी बात ध्यान रखनी है जो बेस है ना दैट डज नॉट इक्वल टू 1। कभी भी बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बेस 1 के इक्वल नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ना। चौथी बात क्या आप समझने जा रहे हैं, चौथी बात यह है कि नंबर कैन बी निगेटिव। जो x नंबर है ना, मतलब जो x है ना ये कैन बी, x कैन बी निगेटिव। भाई ये जो x निकल के आया ना यहाँ पर ये x, ये निगेटिव हो सकती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ x कैन बी निगेटिव, x कैन बी निगेटिव। इन बातों को बेटा याद रखना, मैं सही बता रहा हूँ, आप सब लोगों को लॉग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कंडीशन देखो, मैंने कंडीशन क्या क्या बता दी है कि n इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0, x कैन नेवर बी निगेटिव। अब ये 4 कंडीशन मैंने बताई हैं, इन चारों कंडीशंस में कुछ एग्जांपल्स लूंगा और ऑटोमेटिक आप सभी इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों सर ये मना कर रहे हैं लेने से। चलिए पहली बात मैं ले रहा हूं कि n का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, n का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, n का वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं। चलिए आइए समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों बातों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए वो ले लेता हूँ। पहली तीन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो आप कोई भी एग्जाम्पल पाएंगे। जैसे मैंने मान लो ले लिया लॉग, यहां पर n निगेटिव ले लिया, मान लो माइनस मैंने 4 ले लिया और बेस 2 ले लिया। क्लियर है ना। चलिए अब समझिएगा, इसको हमें किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 की कितनी पावर -4। ध्यान रखना क्योंकि आप हर बार ये बात याद नहीं रख सकते हैं 2 की कितनी पावर -4। जैसे एक मिनट मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा log 4 बेस 2, तो आप इसको इस तरह से देख लेते हैं 2 की पावर 2 ले लेंगे तो बेस 4 हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर कितना ले लिया 32 ले लिया, और बड़ी नंबर भी ले सकता हूं। तो क्या करिए, इस पूरे फॉर्म को डिनोट करिए, लेट कर लीजिए x के इक्वल, कर लिया ना x के इक्वल। तो ये क्या है, बेस 2 होता है बेस, और ये होती है पावर, और ये इक्वल में आता है 32। यही तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझिएगा अब मैंने क्या किया, यहीं पर log -4 ले लिया। मैं n की जगह पे क्या ले रहा हूं -4। आप कह रहे हो कि सर, आपके दिमाग को तुरंत आ रहा होगा, सर आप कह रहे हो n कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब ये n निगेटिव नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, n का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। सर कैसे निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, अगर हम ले लें तो क्या होगा। आइए हमने ले लिया, हम यहाँ पर ले लेंगे 2 इज इक्वल टू, हम इसको किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, x के इक्वल लेके चल रहे हैं। जब इसको x के इक्वल लेके चलेंगे बच्चों तो देखो क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे 2, ये तो बेस हो गया। देखो यहाँ पर जो था वो इसकी पावर आता ना, ये बेस कितना है 2,
इसकी पावर कितनी आ गई x, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, -4। अब मुझे एक बात बता दो, 2 की कोई भी पावर ऐसी ले लो कि आपको -4 मिल सकता है। 2 की मतलब x की जगह पर ऐसी कोई भी वैल्यू लिख दो जिससे कि पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, माइनस के हो जाए। जब बेस निगेटिव नहीं है, जो बेस निगेटिव नहीं है तो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। इट कैन नेवर बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर है ना? इसलिए हम लोग यहाँ बेस निगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो ये थी पहली बात। अब हम दूसरी बात लेके चलेंगे, कौन सी? सेकंड थिंग लेके चलेंगे। वो क्या है सर? भाई वो भी तो लेना जरूरी है कि सर, अरे सर ये क्या है। चलिए, दूसरी बात ये कहती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। चलिए हम a को 1 के इक्वल ले चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a को हम 1 के इक्वल ले चलते हैं। देखो भाई, log है यहाँ पर, मान लो 4 है, यहाँ मैंने बेस ले लिया 1, यही तो ले लिया, इज इक्वल टू मैंने ले लिया, इसको x के इक्वल ट्रीट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर x इज इक्वल टू 4। बताओ x की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं कि हमें 4 मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? इट इज नेवर पॉसिबल। तो भैया जो लॉग है ना, वो हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है। समझ रहे हो ना? देखो देखो लॉग देखो, n का देखो, n इज ग्रेटर देन 0, मतलब n पॉजिटिव होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0, तो a का वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। देखो जब a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव। तो जो लॉग है, लॉग ये कैसे लोगों को पसंद करता है? पॉजिटिव लोगों को। सिंपल सी बात है, जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव लोगों को पसंद करते हैं। जैसे मान लो आप ही हो, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को पसंद करोगे कि नहीं करोगे? जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों को पसंद करता हूँ अपने आसपास। भले आप निगेटिव हो जाओ, लेकिन आपको अपने आसपास कैसे लोग चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। वो बात अलग है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव लोग होने के बावजूद आपने निगेटिव अपना रिजल्ट दिया। बात समझ में आ रही है ना? वो आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लोग पसंद कैसे करते हैं आसपास के लोगों को? पॉजिटिव। देखो लोग हैं कैसे, n को पॉजिटिव, लोग n पॉजिटिव हो गया, a पॉजिटिव हो गया, इनको पॉजिटिव अपने आसपास कौन है? n और a, इनको पॉजिटिव पसंद कर रहे हैं। ये पॉजिटिव होने चाहिए हमेशा, याद रखना। खुद चाहे निगेटिव हो जाए तो x कैन बी निगेटिव, x निगेटिव हो सकता है, खुद चाहे निगेटिव हो जाए लेकिन अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को पसंद करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही? तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जो a का वैल्यू है वो या तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम लोग क्या कहने जा रहे हैं कि a कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ना? कि 1 की कितनी वैल्यू भी रख लो, 1 की पावर 4 रख लो तो भी 1 आएगा, 1 की पावर इनफाइनाइट रख लो तो भी 1 आएगा। क्लियर है ना? 4 आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये कोई वैल्यू फिगर हमारी नहीं हुई। चलिए तीसरी बात ये है कि बेस निगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलो भैया हम निगेटिव ले लेते हैं, हम साहब निगेटिव ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? निगेटिव। चलिए बेस यहाँ पर 4 इज इक्वल टू एक्स, -2 की पावर हमने क्या ले लिया? x, एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अरे सर यहाँ तो फुल हो रहा है। सर तुरंत आप क्या ले लीजिए? 2 की पावर 2 ले लीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे सर? अरे सर इस तरह से आएगा, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब तक कुछ ऐसा हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन कुछ ऐसा हो गया उस दिन बेटा वहीं के वहीं ढक्कन हो जाओगे। ढक्कन कैसे? मतलब समझो मेरी बात, समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि बेस निगेटिव नहीं हो जाता। समझो, मैंने -2 की पावर x ले लिया, ठीक, मैंने -2 की पावर 1 लिया तो -2 आ गया, -2 की पावर मैं 2 ले रहा हूं दैट इज इक्वल टू 4, -2 की पावर 3 ले रहा हूं दैट इज इक्वल टू -8। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा आराम से जिंदगी कट रही है, बढ़िया है, सो आराम से कट रही है, बेहतरीन मजा आ रहा है, बढ़िया आराम से समुद्र के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, गीला करके जा रही हैं, आनंद आ रहा है। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि हमारी कल्पना से परे था, हमारी इमेजिनेशन से परे था। वो ये कि अगर ऐसा होते होते एक दिन आपने कहा भाई x इज इक्वल टू क्या आएगा? x कैन बी एनी नंबर, x की जगह कुछ भी रख सकते हो। तो आपने कहा सर मैं x की जगह पर कुछ भी रख सकता हूं, तो मैं 1 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, मैं 2 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, 3 रखूंगा तो ये मिल जाएगा।
अगर मैंने x की जगह पर 1/2 रख दिया, अगर मैंने x की जगह पे 1/2 रख दिया, उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा जो कभी नहीं सोचा था। देखो 1/2 रखेंगे तो क्या होगा? अगर मैं सही हूं तो आपको इतना मालूम होगा कि किसी भी नंबर की 1/2 पावर स्क्वायर रूट को जन्म देती है। क्लियर है ना? तो मुझे बता दो जरा ध्यान से इस बात को कि ये क्या हो जाएगा। मैंने अगर x इज इक्वल टू क्या रखा? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2 रखा, तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा बच्चों। दिस इज इमेजिनरी नंबर। तो वही मैंने कहा ना, जब तक चीजें ठीक चलती हैं तब तक तो मजा आता है। जिस दिन कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं होता और हम भड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भागते हैं इधर उधर, अरे क्या हो गया, ऐसे कैसे, ये क्यों? तब लगता भगवान सारे दुख हमारे ऊपर डाल के रखे हुए। लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए मैथमेटिशियन जो होते हैं वो हमेशा दूरदर्शिता रखते हैं अपनी सोच में। दूरदर्शिता का मतलब प्रूडेंशियल होते हैं, मतलब दूर की जानने वाले होते हैं। कि क्योंकि अब बताओ यहां तक सारी चीजें सही जा रही थी, अब इतना सोचने के लिए दूर तक सोचना पड़ेगा ना। तो 1/2 हमने जैसे ही रखा वैसे ही क्या हुआ, हमारे पैरों के नीचे से जमीन हट गई और तब पता लगा अरे ये तो इमेजिनरी नंबर मिल गया। इसलिए कभी भी भाई कुछ कंडीशंस पे फुलफिल हो रहा है, कुछ कंडीशन पे फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करके चलेंगे कि ए हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ए इज ग्रेटर देन ऑलवेज ए 0। ए की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी? ज्यादा होगी। एक्स कैन बी निगेटिव, एक्स निगेटिव हो सकता है, एक्स की वैल्यू हम निगेटिव ले सकते हैं। तो वो बात आप समझ चुके होंगे। आई होप आप सबको वो बातें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बट डिग्री कैन बी निगेटिव। इस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक्स को हम डिग्री भी तो बोलते हैं। देखो मैंने बताया था ना, समझो यहां देखो ये एक्स क्या है, यहां पर डिग्री है कि नहीं है? डिग्री। भाई इसको डिग्री बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट भी बोला, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और इसी को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आप इसको, जो डिग्री होती है दिस कैन बी निगेटिव। तो डिग्री कैन बी, डिग्री एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहे हैं? डिग्री कहना चाह रहे हैं। तो डिग्री कैन बी निगेटिव, डिग्री निगेटिव हो सकती है। डिग्री निगेटिव आप कर सकते हो। आइए हम डिग्री निगेटिव करके देखते हैं। मैंने इसीलिए एक एक जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट लिखे, उन सारे पॉइंट्स का एक एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपके मन में किसी भी तरीके की कोई शंका न रह जाए, क्योंकि शंका का समाधान हमेशा ऐसा होता है एग्जाम्पल, कि अगर एग्जाम्पल दे दिया और एग्जाम्पल में हम उस चीज को डिनाई नहीं कर पाए तो हम मान लेते हैं कि सर की बात क्या है, सही है। क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज्यादा तार्किक होता है, उस तार्किकता को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए हम क्या लेने वाले हैं, लॉग मान लो मैं 4 ले रहा हूं, यहां पे 2 ले रहा हूं। क्लियर है ना? तो यहां पर मैं ले लेता हूं, मान लो माइनस का 8 ले लेता हूं। एक मिनट देखो, 8 ले लेता हूं, ठीक है ना? अब क्या हुआ, या माइनस का 2 ले लेता हूं, माइनस का मैं 2 ले लेता हूं। क्लियर है ना? तो देखो भाई, या यहां पर मैं x ले लेता हूं, x ले लेता हूं, माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा, ये बेस होता है 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x। क्लियर है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। तो देखो बच्चों, लॉग की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1/4 बेस 2 इज इक्वल टू -2। देखो आ गया ना? यहाँ पर कहीं ऐसा आप परेशान हुए कि नहीं सर इस जगह पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, सर माइनस नहीं हो सकता, आप कुछ भी ले लो। मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, एक मिनट के लिए लेता हूँ -16 ले लेता हूँ। -16 तो x की किस वैल्यू के लिए -16 जाएगा, 2 की कितनी पावर -16 जाएगा। तो देखो 2 की कितनी पावर, 2 की कितनी, देखो ये क्या हो गया, 2 की पावर -16 है, 2 की पावर -16 इज इक्वल टू कितना x। तो 2 की पावर -16 लेने पे क्या मिलेगा हमको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 16 दैट इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 16। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है ना? बस। तो बस आपको ये एग्जांपल देकर के मुझे ये बताना था
कि डिग्री कैन बी निगेटिव, डिग्री कैन बी निगेटिव। तो बस एक बात समझिए, जब कभी भी कोई लॉग की नंबर आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, लॉग की नंबर मिलेगी, वो लॉग की नंबर हमेशा कैसी होनी चाहिए, उसके साथ कौन कौन लोग पॉजिटिव होंगे, कौन कौन लोग निगेटिव होंगे, ये आप समझ चुके होंगे। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल को कन्वर्जन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर है ना। चलिए चलिए देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चन की, जैसे पहला क्वेश्चन है log 512 बेस 8। दूसरा क्वेश्चन है log 81 बेस 3। थर्ड क्वेश्चन है log 4 बेस 2। फोर्थ क्वेश्चन है log 4 बेस अंडर रूट 2। फिफ्थ क्वेश्चन है log 125 बेस अंडर रूट 5। सिक्स क्वेश्चन है log 5 बेस 1/5। और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 है log 1/3 1/93 बेस 1/93। क्वेश्चन नंबर 8 log 1/9 बेस 1/3। 9 नंबर क्वेश्चन है log 81 बेस 81। 10 log 1 बेस 1/√2। log 11 log 1 बेस, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, log 1 बेस 97। और भी क्वेश्चन हमारे पास में हो तो मैं लिख सकता हूं। आइए क्वेश्चन हमारे पास में और है log क्वेश्चन नंबर 12। ये ऐसे लिखा हुआ है log 1 बेस 97। 12 नंबर क्वेश्चन है log √2 - 1 बेस √2 + 1। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और फिर इनके बाद हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे सॉल्व करने के बाद में। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, कन्वर्जन्स कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके यहां देता हूं, समझिएगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अच्छा बताओ 8 की कितनी पावर 52 होगा। 8 की कितनी पावर 52 होगा, 8 की 3 पावर। 8 की 3 पावर क्या ले लेंगे हम लोग, डिग्री। यहाँ पे डिग्री आती है, यहाँ बेस आता है और ये नंबर होती है। अब देखो ना यहाँ पर 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। तो ये n हो गया, यही तो n है। ये क्या हो गया a, सॉरी ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया a। क्लियर है ना। समझो एक बात समझो कि हर बार हमारे लिए कठिन हो जाता है ना, कि हम बताना हमारे लिए कठिन हो जाएगा कि 8 की कितनी पावर लें कि 512 आएगा, 8 की 3 पावर लें। कई बार हमारे समझ में नहीं आता कि कितनी पावर लें क्या आएगा। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और लेट कर रहा हूँ, लेट क्या कर रहा हूँ, log 512 बेस 8 इज इक्वल टू बेटा x। लेट किया हमने, इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लिया। तो अब कैसे लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस हमारे पास में 8 है, बेस 8 है, डिग्री क्या होगी x, किसके इक्वल 512। तो बेटा 8 की पावर x दैट इज इक्वल टू 8 की पावर 3। कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ओके इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस करोगे और मैं ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिस्कस करूंगा और मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाने के लिए हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।